वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो बुक में यहाँ तक कंसिडर किया गया है। हम इस पूरे लेक्चर में देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास होता क्या है, पीरियडिक मोशन हम किसे कहते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे पीरियडिक और ऑसिलेटरी मोशन। अगर पीरियडिक और ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास एक ही चीज़ है, तो इनमें अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, वो आज की इस पूरी वीडियो के अंदर हम पूरे लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पीरियडिक मोशन हमारे पास क्या है। तो देखेंगे मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी खास टाइम के अंदर अगर मोशन दोबारा से रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो मोशन हमारे पास पीरियडिक मोशन है। अब पीरियडिक मोशन के अंदर जैसे कि आप यहाँ पर देखें एग्जांपल कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है, और अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए टाइम रिक्वायर होता है 365 डेज। क्लियर? तो 365 डेज के अंदर ये अपना साइकिल दोबारा से स्टार्ट करती है। तो इट मीन्स कि हम कहेंगे कि ये अर्थ का जो मोशन है, ये मोशन हमारे पास पीरियडिक मोशन है। अब इसी तरीके से ऑसिलेटरी मोशन को अगर हम देखें तो ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास क्या है। ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अपने ही जो है वो मीन पोजीशन पर बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे या बैक एंड फोर्थ मोशन करे, तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये भी जो है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ही होता है, जैसे कि पीरियडिक मोशन होता है। लेकिन पीरियडिक मोशन कोई भी हो सकता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा ना कि अर्थ का जब ये एलिप्टिकल जो शेप आ रहा है, जब वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो हम कह रहे हैं कि ये मोशन जो है वो एक खास टाइम के अंदर कंप्लीट हो रहा है और एक खास टाइम इंटरवल के बाद दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अर्थ का जो मोशन है वो पीरियडिक मोशन है। सिमिलर वे में यहाँ पर भी ऑसिलेटरी मोशन में भी जो है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ही मोशन खुद को रिपीट करेगा, लेकिन यहाँ पर जो मोशन होगा वो टू एंड फ्रो मोशन होगा। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर आप इस स्प्रिंग को देख लें, तो ये स्प्रिंग अपने जो है वो मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्लियर? इस स्प्रिंग के साथ हमने बाल को सस्पेंड कर दिया है, तो ये यहाँ पर अब क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्लियर? अब ये टू एंड फ्रो मोशन भी एक खास इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कर रहा है, तो हम इसे ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। अब आ जाते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो हम क्या पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन पीरियडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। पीरियडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या फ़र्क है, तो देखें कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियडिक। हर जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियडिक होगा। देखेंगे पीरियडिक मोशन हमारे पास क्या था कि किसी भी खास इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो है वो दोबारा से साइकिल का स्टार्ट होना, या वो मोशन जो किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कंप्लीट हो, तो ऐसे मोशन को हम पीरियडिक मोशन कह रहे थे। तो हर ऑसिलेटरी मोशन जैसे स्प्रिंग है, ये एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियडिक, बट एवरी पीरियडिक मोशन इज नॉट अ ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या था, ऑसिलेटरी मोशन तो हमारे पास था टू एंड फ्रो मोशन। तो मैं आपसे पूछूं, क्या अर्थ जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही थी? आप कहेंगे कि नहीं सर, अर्थ तो जो है वो इलेप्टिकल पाथ पर जो है वो मूव कर रही थी। इट मीन्स के ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए बॉडी को क्या करना पड़ेगा, टू एंड फ्रो मोशन, या जो है वो बैक एंड फोर्थ मोशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अर्थ तो जो है वो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं कर रही थी। तो इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं कि पीरियडिक मोशन इज नॉट अ ऑसिलेटरी मोशन। ऑल्सो कि आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट डाउन भी कर लें। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियडिक, बट एवरी पीरियडिक मोशन इज नॉट अ ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पर एक नोट भी दे देते हैं कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियडिक अंडर आइडियल कंडीशन। ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियडिक यानी कि खास इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तभी ही जो है वो ये पॉसिबल है जब कंडीशन आइडियल हो। अब आइडियल कंडीशन से क्या मुराद, जैसे एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल हो, फ्रिक्शन निग्लिजिबल हो,
तब जाकर ये जो है वो पॉसिबल होता है कि ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास पैरोडिक हो। तो होप्स हो कि यहाँ तक आपको पैरोडिक और ऑसिलेटरी मोशन के अंदर जो है वो फर्क पता चल गया होगा। अब हम आ जाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पर, जिसे हम SHM भी कहते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन पर आने से पहले हम 9th का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम हुक्स लॉ करके पढ़ते हैं। आई थिंक ये आपका चैप्टर नंबर 4 और 5 फ्रॉम 9th क्लास, जब हमारा हुक्स लॉ आ जाता है। अब हुक्स लॉ यहाँ पर क्या है कि द एक्सटेंशन x प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि ये जो एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन पर बात करते हैं, ये प्रोड्यूस होती है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि एक स्प्रिंग को जो है वो एक मैस लिया हुआ है हमने, और उसको स्प्रिंग के साथ सस्पेंड किया हुआ है। क्लियर? अब जब हम इसे छोड़ेंगे, आई मीन कि जब इस स्प्रिंग के नीचे से सपोर्ट हटा देंगे, या फोर्स सपोज आप यूँ समझ लें कि ये इसका जो वेट है वो तो एक्ट डाउनवर्ड करेगा, और वेट को हम फोर्स करके पढ़ते हैं। तो जो फोर्स लग रही है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो जैसे ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, जैसे ही इस मास को सस्पेंड कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि उसी डायरेक्शन में ये स्प्रिंग जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। आपको बात समझ में आ रही है? ये देखेंगे, ये इसका मेन पोजीशन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने जो है वो क्या कर लिया है, एक्सटेंशन इसमें प्रोड्यूस हो गई है। अब ये एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई है? ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है जितनी हमने इस पर फोर्स अप्लाई की है। यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। अच्छा, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद यानी कि जब ये मैस जो है वो ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो अब स्प्रिंग भी जो है वो इसे अपवर्ड खींचने की कोशिश करेगा। तो फिर जो मोशन हमारे पास आएगा वो ओवरऑल मोशन हमारे पास इस स्प्रिंग का कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे यहाँ पर आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं। ये कंटिन्यूसली इस फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। आप देखेंगे ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, अब कहेंगे कि जी सर ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। ये हमारे पास थोड़ा सा हुक्स लॉ के हवाले से था। अब मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अगर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, तो जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतनी ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन शर्त यह है कि वो इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं, तो हम इज इक्वल टू की साइन यूज करते हैं, और साथ ही साथ कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट k को इस्तेमाल किया है, और ये k हमारे पास क्या है, इस k को हम पढ़ते हैं कि ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। यानी कि ये जो स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग की कोई ना कोई वैल्यू होगी। आपने पढ़ा होगा कि स्प्रिंग सो मेनी टाइप्स के होते हैं, और हमारे पास कुछ स्प्रिंग्स की जो है वो ये जो विड्थ है ये थिक भी होती है, इसकी थिन भी होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर ये स्प्रिंग के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है कि एक्सटेंशन कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए हमने स्प्रिंग को कांस्टेंट रख के पढ़ना है, ताकि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो है वो रिलेशन पढ़ सकें। अब आ जाते हैं रीस्टोर। अभी तो हम पढ़ रहे थे अप्लाइड फोर्स जो कि उस ब्लॉक की तरफ से लग रही थी। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। देखें कि रीस्टोर से मुराद है हमारे पास कि कोई चीज या तो रीस्टोर हो चुकी हो, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ चुकी हो, या जब वो रीस्टोरिंग प्रोसेस के अंदर हो, कि वो अपने मीन पोजीशन में आना चाह रही हो। देखेंगे यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स से क्या मुराद है कि फोर्स which brings the body back towards the mean position. This force is equal in magnitude but opposite to the applied force. ये वो फोर्स होती है जो कि किसी स्प्रिंग की तरफ से लग रही होती है। एक तो वो जैसे कि हमने हुक्स लॉ में पढ़ा कि ये जो फोर्स थी, ये फोर्स इस बॉल की तरफ से लग रही थी, इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, या यहाँ पर हमने ब्लॉक की तरफ से पढ़ी। क्लियर? अब ऐसी ही एक फोर्स स्प्रिंग भी जो है वो लगा रहा होगा, और स्प्रिंग वो फोर्स क्यों अप्लाई कर रहा है? स्प्रिंग वो फोर्स इस वजह से अप्लाई कर रहा है ताकि ये जो है वो इस मैस को
अपनी ओरिजिनल या इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले आए, यानी कि यहाँ जहाँ से ये डिस्टर्ब्ड हुआ है ये वापस उसे उसी जगह पर ले आए। क्लियर? तो ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है लेकिन अपोजिट इसकी डायरेक्शन होती है, यानी कि अगर जो है वो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है तो एक्सटेंशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, एक्सटेंशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। क्लियर? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स। इसी वजह से हमने देखा कि ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग टू एंड फोर्थ मोशन कर रहे हैं, और ये जो नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव साइन हमारे पास अपोजिट इन डायरेक्शन को शो कर रही है। जैसा कि अगेन आप इस स्प्रिंग को देख लें, ये इसका तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस वजह से डाउनवर्ड जा रहा है, और स्प्रिंग जो है वो इसे अपवर्ड अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं। रीस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड में तो बराबर होती है अप्लाइड फोर्स के, लेकिन डायरेक्शन इसकी जो है वो अपोजिट होती है। होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से हमें क्या पता चलता है कि फोर्स जो है वो इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतनी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसका एक एग्जांपल हम अपने थंब में रबर बैंड को जो है वो फंसा कर देख सकते हैं। जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स रिमूव करने के बाद उतनी ही तेज़ी से वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि जितनी हमने फोर्स अप्लाई की उतनी जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर देखें कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में जब इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँगा तो इस f की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस f की जगह पर हमारे पास आ जाएगा ma और इज इक्वल टू माइनस के एक्स एम। अब m यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब हम ये भी पढ़ते हैं कि k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और m जो है वो मास है, तो k अपॉन एम दोनों ही हमारे पास कांस्टेंट हो गए। क्लियर? k भी स्प्रिंग कांस्टेंट और मास भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो k अपॉन एम हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो इज इक्वल टू की साइन रिमूव हो जाएगी और वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन आ जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन क्या आ जाएगी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलवेज टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। जिसकी अगर हम डेफिनेशन बुक में से लिखना चाहें तो वो डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट oscillates about a fixed position or a mean position, its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position। देख रहे हैं ना कि जब हम when an object oscillates about a fixed position या mean position, its acceleration is directly proportional to its displacement, यानी कि जितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, और एक्सटेंशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जितना हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? जितने हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन के। लेकिन क्या है कि जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। यहाँ पर आप देखें इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इट इज कॉल्ड, इट्स मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि हमने इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर अपने पूरे इस लेक्चर के अंदर पढ़ने की और समझने की कोशिश की है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मैं एक हॉरिजेंटल जब वो रॉड ले आया हूँ उसके साथ स्प्रिंग का एक एंड कनेक्ट कर दिया, और दूसरी साइड पर जो है वो मैंने क्या कर दिया है कि एक मैश को जो है वो कनेक्ट कर दिया है। क्लियर हो रही है बात? तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो है ये इसका मीन पोजीशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो मास है। अब मैं इस पर क्या कर रहा हूँ कि फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर? आप देखें कि जैसे मैंने फोर्स अप्लाई की तो इसका एक्सटेंशन भी बढ़ गया, ये इस पॉइंट तक आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ से जिस फोर्स से मैंने इसको ड्रैग किया है, अगर मैं आपसे पूछूंगा मैं इसको रिमूव करूंगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? आप कहेंगे कि ऑब्वियस इस मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है। तो जितना मैंने फोर्स अप्लाई किया होगा उतनी ही तेजी के साथ ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ भी जाएगा, जिससे हमारे पास ये बात समझ में आ रही है कि ये जो रिलेशन है
ये हमारे पास यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। फोर्स में इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, सॉरी एक्सटेंशन भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर। अब जैसे ही अपनी मीन पोजीशन पर आएगा तो इनर्शिया जो है वो, क्योंकि ये मोशन में, तो इनर्शिया चाहेगी कि ये जो है वो मोशन में ही रहे, तो ये कंप्रेस हो जाएगा और इस तरफ चला जाएगा। अब जब वो जब इस तरफ आएगा तो एक्सटेंशन इस तरफ प्रोड्यूस होगी, लेकिन एक्सेलरेशन फिर किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, और ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये इसकी मीन पोजीशन है। और फिर अगर हम इसको विजुलाइज करना चाहें तो ये एग्जैक्टली इसी तरीके का मोशन होगा जैसा ये बॉब या ये जो बॉल है इस स्प्रिंग के अंदर मोशन कर रहे हैं। तो होप्स हो कि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।